Hello students, welcome to the session of Social Science. Today we are going to discuss the different forms of power sharing. पर हमारे पिछले सेशन में हम ऑलरेडी वर्टिकल पावर शेयरिंग के बारे में देख चुके हैं, जहां हमने देखा कि कैसे देश में अलग अलग लेवल पे अलग अलग सरकारें होती हैं। जैसे पूरे देश के लिए एक यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आते हैं हमारे राज्य जो अपना काम बहुत स्मूथली कर पाए, उसके लिए दी गई उन्हें स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद आते हैं हमारा लोकल या रीजनल लेवल, जिसके लिए आती है हमारी लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट में भी दो मॉडल होते हैं। पहला जो बात करता है टाउन्स की, तो अगर आपके यहाँ पर शहर या टाउन है तो वहां पर आपको म्युनिसिपैलिटी देखने को मिलेगी, जबकि अगर गांव है तो गांव में आपको पंचायत सिस्टम देखने को मिलता है। तो ये तो बहुत खूबसूरत पावर शेयरिंग का मॉडल था। आज हम बात करेंगे पावर शेयरिंग एट द हॉरिजॉन्टल लेवल की। अब ये हॉरिजॉन्टल लेवल क्या होता है, इसको समझते हैं। सबसे पहले ये बात करता है कि पावर शेयर की जाती है यहाँ पर अलग अलग ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है? जैसे आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, वो अपना काम अगर ढंग से करते हैं तभी बॉडी चल पाती है। ऐसे ही यहाँ पर गवर्नमेंट के भी कुछ ऑर्गन्स हैं। ये ऑर्गन्स क्या हैं उनको देख लेते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये तीनों के तीनों इंस्टीट्यूशन को ऑर्गन कहा जाता है गवर्नमेंट के। अब ये काम अच्छे से कर पाते हैं तभी गवर्नमेंट अच्छे से चल पाती है। और यहाँ ये भी कहा गया कि इन तीनों को ही सेपरेट रखा गया है एक दूसरे से बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कॉन्स्टिट्यूशन साफ तौर पे कहता है कि ये तीनों इंस्टीट्यूशन एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहेंगे। ऐसा क्यों, उसको समझते हैं पूरे मॉडल से। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने के लिए मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम्पल लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट में तीनों ऑर्गन्स जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को ध्यान से समझते हैं और इनके स्ट्रक्चर को समझते हैं। लेजिस्लेचर के स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर सबसे ऊपर आता है पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर को हमारे देश में आम भाषा में पार्लियामेंट या संसद कहते हैं। इसके अंदर तीन बॉडीज होती हैं, एक है प्रेसिडेंट और उसके बाद आपके आते हैं दो हाउसेस, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा है। राज्यसभा के अंदर 238 मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं फ्रॉम द स्टेट असेंबलीज, और इसी वजह से इसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं। इसके बाद 12 लोग नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट। अब ये 12 लोग वो हैं जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा के अंदर 543 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं फ्रॉम द पीपल डायरेक्टली। ये डायरेक्ट इलेक्शन है। जैसे अभी हमारे देश में जो 2024 के इलेक्शन है वो लोकसभा के इलेक्शन है। इसके बाद यहाँ पर दो लोग नॉमिनेट किए जाते हैं अगेन बाय द प्रेसिडेंट। अब ये दो लोग एंग्लो इंडियन होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं एग्जीक्यूटिव्स की तरफ। तो एग्जीक्यूटिव दो तरीके के होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव को हम सिविल सर्वेंट के तौर पर जानते हैं। ये लोग टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट काम करते हैं। जबकि हम यहाँ पर देखें तो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जनरली 5 साल के लिए काम करते हैं और इन्हें लोग इलेक्ट करते हैं। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स आते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं जुडिशरी की। तो पूरे कोर्ट सिस्टम को ही हम जुडिशरी कहते हैं। बट अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट पे जुडिशरी की सबसे हाईएस्ट बॉडी है, और यहाँ पर जो हाईएस्ट जज होते हैं उन्हें हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 27 अदर जजेस भी होते हैं। अब काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। याद रखिएगा, लोकसभा हाउस ऑफ पीपल है, ठीक है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है। राज्यसभा को परमानेंट हाउस कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ मेंबर्स का भी डिफरेंस है। हालांकि पावर लोकसभा के पास ज्यादा है और इसे आमतौर पे लोअर हाउस भी बोला जाता है, क्योंकि इसे लोगों ने डायरेक्टली चुना है, इसलिए इनके पास मनी रिलेटेड मैटर्स में पावर ज्यादा है कंपेयर टू राज्यसभा। अदरवाइज ये दोनों हाउस इक्वली है। अब हम चलते हैं अपने मॉडल की तरफ और समझते हैं कुछ चीजों को। वैसे तो कहा जाता है दे आर इक्विवेलेंट इन पोजीशन, स्टेटस एंड पावर इन देयर ओन रिस्पेक्टिव फील्ड। ऐसा क्यों कहा गया उसको भी समझ लेते हैं। These organs are independent and keep a check on each other, यानी ये एक दूसरे के ऊपर एक चेक रखते हैं जिससे कि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज ना कर सके, और कहीं ना कहीं मेंटेन करते हैं बैलेंस ऑफ पावर को। तो इसके बाद इसी वजह से इनको कहा जाता है चेक एंड बैलेंस सिस्टम, और यही हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन के मॉडल को ही चेक एंड बैलेंस के तौर पर रेफर भी किया जाता है। अब इस चेक एंड बैलेंस सिस्टम को जरा ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेजिस्लेचर की। तो लेजिस्लेचर का फंक्शन क्या है? लेजिस्लेचर इज कंसर्न विद पासिंग द लॉज
controlling the finances of the state and delivering the matter of public importance। यानी मोटे मोटे तौर पर लोगों के इंपॉर्टेंट इश्यूज को लेकर आना, उन पर कानून बनाना, फाइनेंसेस जो हमारे गवर्नमेंट के हैं उनको अच्छे से डील करना। पर ये दूसरे के ऊपर चेक कैसे रखेगी? अब हम बात करते हैं सबसे पहले जुडिशरी की। तो जुडिशरी में जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो लेजिस्लेचर के थ्रू की जाती है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव अपना काम अगर ठीक से नहीं करते तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके या इम्पीचमेंट का प्रोसेस चला के लेजिस्लेचर के द्वारा उनको निकाला भी जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव्स की। अब एग्जीक्यूटिव का मेन फंक्शन क्या है? एग्जीक्यूटिव मशीनरी इंप्लीमेंट्स द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उनको एग्जीक्यूट करना, साथ ही साथ एग्जीक्यूट द रूल्स मेड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी लेजिस्लेचर में जो भी कानून बने उनको एग्जीक्यूट करना। क्योंकि ये बना ही शब्द एग्जीक्यूट से है तो इनकी पावर भी क्लियरली समझ आ जाती है। अब हम देखते हैं कि ये चेक कैसे रखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जजेस की। तो जजेस को जब हम अपॉइंट करते हैं तो उनके रिकमेंडेशंस में या फिर अगर उनको निकालना पड़े तो उसके लिए एक इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है, उसमें यही लोग वोट करते हैं। इसके अलावा जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो इनको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि क्या लेजिस्लेचर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का पालन हो रहा है, क्या कोई सरकार या रूलिंग पार्टी कुछ गलत तो नहीं कर रही। उसके खिलाफ आवाज उठाना भी एग्जीक्यूटिव का काम है और इस तरीके से ये दोनों इंस्टीट्यूशन पे चेक रखते हैं। थर्ड लेवल पे हम बात करते हैं जुडिशरी की। तो जुडिशरी का मेन फंक्शन है कंसर्न विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज एंड हैज द पावर टू पनिश दोज हु कमिट क्राइम्स और ब्रेक द लॉज। साथ ही साथ जुडिशरी कैन ऑल्सो चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ये जुडिशरी का रोल है। साथ ही साथ ये भी देखना कि क्या जो लॉज हमारा लेजिस्लेचर बना रहा है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के अनुरूप हैं। ये बात का खास ख्याल जुडिशरी रखता है और इसी वजह से जुडिशरी को लीगल गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगर किसी भी केस में लेजिस्लेचर से कोई गलत लॉ पास हो जाए या उसमें कोई कमी हो तो उस पर जुडिशियल रिव्यू लेने की पावर जुडिशरी के पास है। साथ ही साथ जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं क्या वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन कर रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखा जाता है और इन केस ऑफ एनी वायलेशन तो जुडिशरी उनको पनिश भी कर सकती है। तो इस तरीके से ये खूबसूरत चेक एंड बैलेंस सिस्टम सामने आता है। तो आइए रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। पावर शेयरिंग is between the different organs of government such as legislature, executive and judiciary। इसके अलावा the system of power sharing is referred to the system of check and balance। यही horizontal model को भी हम check and balance system कहते हैं। इसके अलावा all three organs are placed at the same level। आपने देखा था कि कैसे तीनों के तीनों एक सेम लेवल पर काम करते हैं। इसके बाद the power distribution ensure that no organ enjoy the unlimited power। सबसे जरूरी बात कि इनमें से कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी पावर का गलत और मिसयूज ना कर सके, इस बात को सबसे ज्यादा इंश्योर करना इसी लेवल पर होता है। इसके बाद ईच ऑर्गन एक्सरसाइज अ चेक ऑन अदर। इस तरीके से हमने देखा कि कैसे एक दूसरे के ऊपर ये चेक रखते हैं। तो ये था आपका चेक एंड बैलेंस का मॉडल। तो इसी को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन भी। तो आइए आपके लिए एक छोटा सा टास्क है। टास्क ये है कि आपको एक्सप्लेन करना है इस चेक एंड बैलेंस सिस्टम को, बट एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको ये देखना है कि इनके साथ कोई एग्जाम्पल है जो रियल लाइफ में अप्लाई होता हो। तो आपके एग्जाम्पल के लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिंट दूंगा। कई बार ऐसा हुआ है कि जजेस के खिलाफ इम्पीचमेंट यूज किया गया है। तो इसी तरीके से आप कोशिश कीजिएगा जब इस चेक एंड बैलेंस को आप यूज कर रहे होंगे तो आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स उसके साथ रखिएगा। अब मैं मिलता हूं आपके साथ किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।